Good evening, 10th class हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। देखिए बेटा, पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे आंतरिक विवर्तनी शक्तियाँ। आंतरिक विवर्तनी शक्तियों में हमने पढ़ा था ज्वालामुखी और भूकंप। आज उससे आगे मैं आपका टॉपिक बढ़ाता हूँ और उस टॉपिक में हम बात करेंगे सुनामी। जैसे ज्वालामुखी और भूकंप आंतरिक विवर्तनी शक्तियां हैं, इसी प्रकार सुनामी भी आंतरिक विवर्तनी शक्ति है। सुनामी का अर्थ देखिए बेटा, सुनामी ये दो शब्दों से बना है, सु प्लस नामी। सु का अर्थ समुद्र से है, नामी का अर्थ लहर से है। तो समुद्री लहरों को सुनामी कहते हैं। समुद्री लहरों को सुनामी कहते हैं। सुनामी आती कब है? देखिए, सुनामी एक प्रकार की आंतरिक विवर्तनी शक्ति है। इसका भी प्रमुख कारण क्या है? सुनामी आंतरिक विवर्तनी शक्ति का उदाहरण है। सुनामी आंतरिक विवर्तनी शक्ति का ही उदाहरण है। सुनामी के कारण समुद्र में उच्च ऊर्जा वाली लहरें उठती है। जब सुनामी आती है तो समुद्र में उच्च ऊर्जा की लहरें उठती है और इन लहरों के उठने का प्रमुख कारण है आंतरिक विवर्तनी शक्तियों का बढ़ना। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है भूकंप, सागरी लहरी। सुनामी जापानी शब्द है जिसका अर्थ भूकंपीय, सागरीय लहरों से है। यानी सागर में उठने वाला भूकंप ही सुनामी है। ऐसा माना गया है कि जब समुद्र में भूकंप की तीव्रता 7 से अधिक हो, ऐसा माना गया है कि जब समुद्र में भूकंप की तीव्रता 7 से अधिक हो तो सुनामी आ जाती है और ये सुनामी लहरें 2 दिशा में चलती हैं। तो देखिए, सुनामी के उत्पन्न होने का कारण समुद्र के तल में आया भूकंप है जिसकी तीव्रता 7 से अधिक होती है। कहने का मतलब समुद्र के तल में भूकंप की तीव्रता 7 से अधिक होने पर सुनामी आ जाती है। जब भूकंप की तीव्रता 7 से अधिक हो जाए तो सुनामी उत्पन्न हो जाती है। उत्पत्ति केंद्र से सुनामी 2 दिशाओं में चलती है। जहां से सुनामी उत्पन्न होती है वहां से इसकी 2 दिशाएं बन जाती है, एक समुद्र की सतह पर और दूसरी गहराई में। यानी एक लहरें समुद्र की ओर जाती हैं, दूसरी किनारों की ओर चलती है।
अब किनारों की ओर चलने वाली जो लहरें हैं वो विनाश उत्पन्न करने का कारण बनती है। अब जो लहरें समुद्र के किनारों पर आती है उन लहरों के कारण वहाँ आसपास यानी किसी भी प्रकार की क्षति हो सकती है, जिसमें जान माल की क्षति प्रमुख है। पहले सुनामी की पूर्व सूचना देने के कोई संसाधन नहीं थे, लेकिन वर्तमान में समुद्र में आने वाली सुनामी का पता पहले ही चल जाता है, जिससे वहाँ के आसपास के क्षेत्रों को पहले ही खाली करवा लिया जाता है। ठीक है। भारत के समुद्र विज्ञान ने गुजरात के धोलावीरा में समुद्र में जो डूबा बंदरगाह है वो खोज निकाला। तो इस लाइन को आप ऐड कर लें कि भारत के समुद्र विज्ञान जिसमें समुद्र के जितने भी जीव जंतु धरातल सबका अध्ययन किया जाता है, भारत के समुद्र विज्ञान ने गुजरात के धोलावीरा में डूबा हुआ बंदरगाह है ढूंढ लिया है। यानी जो बंदरगाह डूब चुका था उसका अध्ययन कर लिया है। इसके अलावा यानी हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा जो बंदरगाह शहर है 1500 वर्ष पहले वो सुनामी के कारण ही भूमि में डूब चुका है। ठीक है। तो भूकंप के अंदर वो सुनामी के अंदर हमें कुछ चीज़ें मुष्ट रूप से याद रखनी है कि सुनामी सुप्लसनामी से बना है, जिन्हें समुद्र की लहरें कहते हैं। सुनामी आने का प्रमुख जो कारण है वो है आंतरिक विवर्तनीय शक्तियों का उठना। इसके अलावा यानी सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है भूकंप सागरीय लहरों से। जब समुद्र के तल में भूकंप की तीव्रता 7 से अधिक हो जाती है तो सुनामी उत्पन्न हो जाती है। देखिए, अब एक पॉइंट मैं आपको छोटा सा ऐसे ही बता रहा हूँ कि सृजनात्मक और एक होती है विनाशात्मक। दो प्रकार की शक्तियां हैं जो पृथ्वी पर हमेशा कार्य करती है। एक शक्ति होती है सृजनात्मक और एक होती है विनाशात्मक, जो पृथ्वी के धरातल पर निरंतर रूप से कार्य करती है। तो देखिए, सृजनात्मक व विनाशात्मक शक्तियां। पृथ्वी के धरातल पर ये दो प्रकार की शक्तियां हैं, एक सृजनात्मक और दूसरी विनाशात्मक। ये शक्तियां लगातार कार्य करती हैं। एक शक्ति सृजन का काम, दूसरी विनाश का काम। कहने का मतलब पृथ्वी में कहीं एक स्थान पर सृजन हो रहा है तो दूसरे स्थान पर उसका विनाश हो रहा है। कहने का मतलब ये मान लीजिए आप तो कि जैसे हमने कोई मकान बनाया और उस मकान में हमने भरत करने के लिए मिट्टी डलवाई ना, तो एक जगह तो हम उस गड्ढे को भर रहे हैं, लेकिन उसके बदले हम कहीं दूसरी जगह गड्ढे को खोद भी तो रहे हैं, या किसी टीले को हमने साफ कर दिया वहां से। जब हम एक पदार्थ का सृजन करते हैं तो दूसरे पदार्थ का विनाश होता है। ये फिक्स है। आप ऐसा उदाहरण कहीं भी देख लें, क्योंकि गेहूं पिसने के बाद ही आटा बनता है, तो एक बन रहा है तो दूसरे का विनाश भी तो हो रहा है। ये फिक्स है हर जगह। जब एक पदार्थ सृजित होगा तो दूसरा विनाश होगा, एक विनाश होगा तो निश्चित है कुछ ना कुछ बनेगा। ऐसा प्रकृति में प्रारंभ से ही चलता आ रहा है, जब से प्रकृति विकसित हुई। तो ये दो शक्तियां हैं जो पृथ्वी के धरातल पर निरंतर रूप से कार्य करती है, और ये शक्तियां एक समूह में रहकर अपना कार्य करती है। जैसे चाहे पर्वतों का निर्माण हो, चाहे पर्वतों का विनाश हो।
कहीं पर पहाड़ ऊंचे हो रहे हैं, कहीं पर छोटे हो रहे हैं। जैसे हम बर्फ़ों की पहाड़ों की बात करें तो जब बर्फ़ पिघलती है तो समुद्रों में पानी बढ़ जाता है, और जब वही पानी भाप बनकर उड़ता है फिर वो या तो वर्षा के रूप में या बर्फ़ के रूप में जमता है। ठीक है, तो ये शक्तियाँ लगातार चलती रहती है। मैं दूसरी बात करूंगा आपसे, वाह विवर्तनी शक्तियाँ। वाह विवर्तनी शक्तियां, देखिए वे शक्तियां जो पृथ्वी के बाहर रहकर पृथ्वी के स्वरूप को निरंतर बदलती रहती है। वे शक्तियां जो पृथ्वी के बाहर रहकर पृथ्वी के स्वरूप को निरंतर बदलती रहती है, इस प्रकार की शक्तियां हैं, उन्हें वाह विवर्तनी शक्तियां कहते हैं। इन शक्तियों को हम दो भागों में बांटकर इनका अध्ययन करेंगे। देखिए बेटा, देखिए वाह विवर्तनी जो शक्तियां हैं, 15 मिनट हो जाए बता देना। वाह विवर्तनी शक्ति जिसको हम दो भागों में बांटकर उसका अध्ययन करेंगे। नंबर एक है अपक्षयण की शक्तियां, और दूसरी है अपर्दन की शक्तियां। देखो, पहली शक्ति अपक्षयण, दूसरी अपर्दन। अपक्षयण की शक्तियां अपनी जगह पर रहकर कार्य करती है। इन शक्तियों के कारण वो अपने स्थान पर, जैसे किसी चट्टान का चटकना, किसी चट्टान का टूटना, उसमें दरार पड़ना, ये अपक्षयण है। जबकि अपर्दन की शक्तियों में पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं। अपक्षयण वे शक्तियां जो अपनी जगह पर रहकर कार्य करती है और पृथ्वी के स्वरूप को बदलती है, जबकि अपर्दन वे शक्तियां जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पदार्थों के स्वरूप को ले जाकर वहां उसको परिवर्तित कर देती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपक्षयण की शक्तियां। अपर्दन की शक्तियों के हम कई भाग अध्ययन करेंगे। अपक्षयण की शक्तियां, इसमें देखिए बेटा, अपक्षयण की शक्तियां मुख्य रूप से जैसे चट्टानों को तोड़कर जैसे मिट्टी के कण बनते हैं, ऐसे कैसे बने? चाहे सूर्य की तेज गर्मी हो, वर्षा, पाला पड़ना या वायु का भौतिक स्वरूप आदि सहायताओं के कारण चट्टानें टूटती है। दिन में चट्टानें सूर्य की गर्मी से गर्म हो जाती है, वही रात्रि के अंदर ये चट्टानें ठंडी हो जाती है। तो चट्टानों के गर्म होने, ठंडे होने, गर्म होने, ठंडे होने, इस तापांतर के कारण चट्टानें टूटती है। इसके अलावा देखिए, जब इन चट्टानों में तापांतर के कारण दबाव पड़ जाता है या इनमें दरार पड़ जाती है, तो दरार पड़ने से वर्षा का पानी या ओस का पानी उन दरारों में भर जाता है। ठीक है, जैसे ये कोई चट्टान है, इस चट्टान में तापांतर से कोई दबाव आ गया, दरार पड़ गई, और इन दरारों में क्या भर गया? पानी। जब इन दरारों में पानी भरेगा तो पानी के भरने से जब ठंड उत्पन्न होगी तो ये पानी बर्फ में बदल जाएगा,
और बर्फ में बदलने से चट्टान और ज़्यादा चटकती है, अपनी जगह से खिसकती है। क्योंकि पानी जब बर्फ में बदलता है तो बर्फ का घनत्व कम है। जब पानी बर्फ में बदलेगी तो स्थान घेरेगी और वो चट्टान और ज़्यादा बढ़ जाती है। जब वायु के साथ धूल के कण उन चट्टानों में टकराते हैं तो वो धूल के कण चट्टानों से रेगमाल की तरह कार्य करते हैं, और ये क्रिया जब हजारों वर्षों तक लगातार चलती रहती है तो चट्टानों से आपस में धूल के कण, ये कण आपस में टकराते हैं और इनके टकराने से रेत बनती है। जैसे बजरी का निर्माण कैसे हुआ? जब पहाड़ों से पानी गिरता है, ऊंचे ऊंचे पहाड़, गंगोत्री, यमुनोत्री, जहाँ से नदियाँ निकलती है, तो वहाँ से ऊंचाई से जब पानी गिरता है तो उनके साथ पत्थर भी घिसते हैं। बड़े बड़े पत्थर बड़ी ऊंचाई से आते हुए आपस में रगड़ लगते हुए टूटते जाते हैं और उनका स्वरूप धीरे धीरे बदलता जाता है आपस में टकराकर, और वो काफ़ी लंबी दूरी तय करने के बाद मिट्टी के कणों के साथ मिलकर वो बजरी के कणों में बदलते रहते हैं। रेगिस्तान में पहाड़ नहीं होने का यही प्रमुख कारण है कि अपक्षण की शक्तियों के कारण वहाँ पर कोई बड़े पिंड थे तो वो भी आपस में रगड़ लगकर वो छोटे छोटे कणों में परिवर्तित हो गए। अपक्षण की शक्ति ने रेगिस्तान को रगड़कर एक तरह से रेत बना दिया। इस तरह देखें, पेड़ों की जड़ें जब चट्टान में धंस जाती है तो वो भी वृद्धि करके चट्टान को तोड़ने का कार्य करती है। तो पेड़ की जड़ है वो भी एक प्रकार की अपक्षण की शक्ति है। पेड़ों की जड़ों के अंदर जब पादप ने प्रकाश संश्लेषण किया, भोजन बनाया, वह भोजन जब उसकी जड़ों में पहुंचा तो उस ऊर्जा के कारण जड़ की वृद्धि हुई और वो जड़ चट्टान में धंसती चली गई। तो उस के कारण वो चट्टानें अपनी जगह, यानी उसमें गैप बन जाता है और वो चट्टान टूट जाती है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की ऐसी क्रियाएं होंगी और उन क्रियाओं के कारण ये पदार्थ टूटते हैं जो अपक्षण में सहायक है। ठीक है। दूसरी हम बात करेंगे अपर्दन की शक्ति। अपर्दन की शक्ति बेटा आपको ये नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा, इसके कई भाग भी हैं। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।